हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो मैंने वीडियो डाला था वो था एडम स्मिथ की थियोरी के ऊपर। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट रिकार्डोज थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज यू नो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मैंने लास्ट वीडियो में ही बात की थी, एडम स्मिथ देन रिकार्डो. सो रिकार्डो ऑल्सो कम्स इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. One of the classical economists is Ricardo, and accordingly you can call this theory as classical theory of economic development. Ricardo gave his theory in which book is very important. So he gave the theory in 1817 in the book The Principles of Political Economy and Taxation. अब ये थियोरी एक्चुअली है क्या? देखो, एक सिंपल थियोरी है कि जो इंडस्ट्रियल दो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो कैपिटलिस्ट हैं वो सेव करते हैं, मतलब वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट से वो री इन्वेस्ट करते हैं और री इन्वेस्टमेंट के वजह से जो है और ग्रोथ होती है. बट ये वर्क कैसे करेगा, क्या एक्चुअल में थियोरी है, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है. थोड़ा लेंदी होगा ये थियोरी, सो इसलिए आई विल बी अपलोडिंग 2 पार्ट्स फॉर रिकार्डो थियोरी. वन टुडे, वन मे बी टुडे और टुमारो, व्हेनेवर द टाइम कम्स. ओके, सो पहली चीज़ जो रिकार्डो ने कही, रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड diminishing returns of labor. देखो, हमने एडम स्मिथ की बात की थी. एडम स्मिथ ने अपने थियोरी में जो लेबर है उनका डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं कहा था. उन्होंने कहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है जिस वजह से उनका इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा. लेकिन जो रिकार्डो है उन्होंने अपनी थियोरी में एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वहाँ पे लेबर का डिमिनिशिंग रिटर्न्स है. यानी जैसे जैसे एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेबर एम्प्लॉय होगा ज़्यादा, राइट. अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट का डिमांड होगा, आप ज़्यादा समझो, एग्रीकल्चरल आउटपुट सिर्फ एप्पल है, एक ही चीज़ है, एप्पल है एग्रीकल्चरल आउटपुट. एप्पल का डिमांड बढ़ेगा तो वैसे वैसे लेबर का डिमांड बढ़ेगा, लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे. लेकिन जो लेबर एम्प्लॉय, न्यू एडिशनल लेबर जो एम्प्लॉय हो रहे हैं, उनके रिटर्न्स जितने भी आ रहे हैं वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं. वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर है. Ricardo's model of growth and development depends on capital accumulation. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल अक्यूमुलेशन. जैसे एडम स्मिथ ने भी कहा कैपिटल अक्यूमुलेशन पे डिपेंड करता है, इन्होंने भी कहा कैपिटल अक्यूमुलेशन में डिपेंड करता है. लेकिन ये कैपिटल अक्यूमुलेशन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ वाज डिफरेंट. इनके अकॉर्डिंग ये कैपिटल अक्यूमुलेशन कैसे होगा वो डिफरेंट है. कैपिटल अक्यूमुलेशन किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स. जो भी कैपिटलिस्ट है वो जब प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उन प्रॉफिट्स को वो री इन्वेस्ट करेंगे, तब वो कैपिटल अक्यूमुलेट होगा. अब ये जो है री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, पर द प्रॉफिट्स अर्न बाय कैपिटलिस्ट डिपेंड ऑन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, स्पेशली फूड. अब ये जो प्रॉफिट्स हैं, स्पेशली दिस प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे? ये आएंगे ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर और यू कैन से एग्रीकल्चरल आउटपुट, दैट इज फूड ऑब्वियसली. अब
इन्हें एग्रीकल्चरल आउटपुट को रिकार्डो ने वेज गुड्स कहा है। इनका जो रियल वेजेस भी होगा, जिस टर्म्स में वेजेस पे करेंगे वो वेज गुड्स के टर्म्स में, हम आगे देखेंगे कि वो वेज गुड्स के टर्म्स में पेमेंट होता है। सो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट डिटरमाइन करता है प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट्स देन री इन्वेस्ट होंगे तो कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा। ये कैसे वर्क करेगा हमें वही देखना है। रिकार्डो emphasized diminishing returns which occur as more and more doses of labor equipped with same tools and equipments are used in agriculture। देखो होता क्या है, एक्चुअली डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लेबर, देखो समझो मशीन है, एक मशीन है, सिर्फ 3 मशीन पड़े हैं, ठीक है। अब उस 3 मशीन में मैं लेबर एम्प्लॉय कर रही हूँ 0, तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट जो है वो 0 होगा क्योंकि मशीन खुद नहीं चलेगी। देयर नीड्स टू बी सम पर्सन हु कैन ऑपरेट द मशीन, तो आउटपुट 0 होगा। अब मैं 2 बंदों को हायर कर रही हूँ तो एटलीस्ट आउटपुट 10 आएगा। फिर और पर्सन को हायर कर रही हूँ, लेट्स से 3, 4, 5। अब मैं आगे जाते जाते समझो 10% को हायर कर रही हूँ। अब ये 10 जन 3 मशीन पे, सिर्फ 3 मशीन पे ये 10 जन जब काम करेंगे वो एक दूसरे के बीच में आएंगे क्योंकि मशीन्स इक्विपमेंट फिक्स्ड इक्विपमेंट्स है, तो उसमें जब ज़्यादा लोग काम करने लगेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के काम में आने लगेंगे और आउटपुट जितना पर यूनिट बनना चाहिए वो और रिड्यूस होता जाएगा। तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहे हैं लेकिन कम है कंपेयर्ड टू द प्रीवियस पर्सन, इसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। तो उन्होंने डिमिनिशिंग रिटर्न्स को एम्फेसाइज किया था। अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस सेक्टर में है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट कॉजेज फूड प्राइसेस टू राइज एंड रिजल्ट इन राइज इन वेजेस ऑफ द वर्कर्स विच squeeze profit and ultimately lands the economy into stationary state। तो होता क्या है, यही एक रीज़न है। कौन सा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक रीज़न है जिसके वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर के वजह से क्या होता है, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे जिसके वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ होगी। अब देखो प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि आउटपुट कम बन रहा है, आउटपुट कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है उस आउटपुट का। एप्पल की बात हो रही थी तो एप्पल का आउटपुट कम बन रहा है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और लेकिन उनका डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होता है आउटपुट से या सप्लाई से तो प्राइस इंक्रीज़ होता है। जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो इसके वजह से क्या होगा, जो लोग हैं वहाँ के लोग हैं वो भी डिमांड, जो लेबरर्स हैं वो डिमांड करेंगे ज़्यादा वेजेस, तो वेजेस इंक्रीज़ होगी। वेजेस सब इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो एज आई टोल्ड यू प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने से कैपिटल अक्यूमुलेट होगा। यहाँ पे जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो कैपिटल अक्यूमुलेशन कम होगा और इवेंचुअली स्टेशनरी स्टेज पे आ जाएंगे। ये पूरा हमें देखना है। In Ricardian model, capitalist undertakes production, pays rent to landlords and wages to the workers employed for the production work and what remains is his profit। तो क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, वही लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे करते हैं, वेजेस देते हैं लेबरर्स को, और बाकी जो बच जाता है, रिमेनिंग अमाउंट इज़ द प्रॉफिट जो उनके पास जाता है और वो वही री इन्वेस्ट करते हैं। अब इफ़ द वेजेस वर डिटरमाइंड बाय मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ द वर्कर, रिकार्डो क्या बोल रहे हैं कि जो वेजेस है वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पे है। देखो अगर वेजेस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, कैपिटल अक्यूमुलेशन कम होगा, तो वो बोल रहे हैं मिनिमम सब्सिस्टेंस। मिनिमम सब्सिस्टेंस मतलब रहने के लिए जितना ज़रूरी है उतना पैसा उनको वेजेस पे दिया जा रहा है।
Whenever during the growth process wages rise above the subsistence level, population increases and brings them to the level of subsistence. Eventually वो बोल रहे eventually वो minimum subsistence पे आ ही जाता है. अगर समझो ये minimum subsistence समझो कि 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये wages है. अब इससे अगर बढ़ के 500 होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, वो कह रहे हैं. और जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोग हैं तो मिनिमम सब्सिस्टेंस पे आ ही जाएगा, क्योंकि पर यूनिट सेम हो जाएगा, तो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पे आ ही जाएगा. वेजेस, अब एक चीज़ ये है कि मिनिमम सब्सिस्टेंस से ऊपर नहीं जा सकता. वेजेस कैनॉट फॉल बिलो द सब्सिस्टेंस लेवल बिकॉज बिलो इट वर्कर्स कैनॉट सर्वाइव. ऑब्वियसली इससे नीचे भी नहीं जा सकता. 100 से ऊपर जाएगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जिसके बेसिस पे इवेंचुअली वो मिनिमम सब्सिस्टेंस पे आ जाएगा. 100 के नीचे जाएगा तो सब्सिस्टेंस, देखो जीने के लिए इतने पैसे चाहिए, अगर आप नहीं दे रहे हो उतना पैसे तो खाना पीना नहीं लाएंगे, उतना वो प्रोडक्टिव नहीं होगा लेबर, तो वो रह नहीं पाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर इससे कम नहीं है. तो वेजेस क्या है, वेजेस मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पे है. ठीक है, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. अब आगे बढ़ते हैं, रिकार्डियन ग्रोथ मॉडल देखते हैं. एक्चुअल जो ग्रोथ मॉडल होगा कैसे. So at the very beginning we should know that Ricardo makes two sector analysis of the economy. एक साइड वो एग्रीकल्चरल सेक्टर, दो सेक्टर्स हैं बेसिकली, हम ये कह रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड दूसरे साइड है इंडस्ट्रियल सेक्टर. हमने अभी बात की कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में कांस्टेंट रिटर्न्स टू लेबर है, इंक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू लेबर है. अगर आप लेबर को डबल करते हो तो जो आउटपुट है वो डबल होता है, मोर देन डबल या लेस देन डबल नहीं होता. सो दिस इज़ वन थिंग. Another thing, he assumes agriculture is okay, this I have told. Real wages, Ricardo regarded real wages to be fixed in the terms of corn, that is the product of the agricultural sector. ये एक point important है, real wages. रियल वेजेस क्या होता है, वेजेस अपॉन प्राइस. तो रियल वेजेस जो है इट इज़ फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ कॉर्न, जो कि है एग्रीकल्चरल आउटपुट. हमने जैसे एप्पल लिया था वैसे इन्होंने कॉर्न लिया है. सो एग्रीकल्चरल आउटपुट जो कॉर्न है दैट इज़ टेकन एज टू बी रियल वेजेस विच इज़ फिक्स्ड. ठीक है. लेबर व्हेन सप्लाइड विथ कॉर्न विच इज़ वेज गुड. ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या था, वेज गुड. वेज गुड क्या है, कॉर्न. कॉर्न इज़ द वेज गुड. सो लेबर जब वेज गुड पे, जो भी वेज गुड चल रहा है, करंट वेजेस चल रहा है, रियल वेज चल रहा है, लेबर व्हेन सप्लाइड विथ corn or wage good, that is circulating capital, and also some fixed capital, tools and equipment to produce more than its subsistence, and the difference between the output and subsistence wage is the surplus produced by the laborer which is shared by the capitalist. Okay, I'll just write down the statement because ये statement सबसे important है. Labor when supplied with corn, मतलब उनका wages or the wage good, that is circulating capital, case capital, and also some fixed capital, that is tools, equipments, to produce more than its subsistence
and the difference between the output and subsistence wages is surplus produced by laborers, which is shared between the capitalist, which is the owner of the capital, landlords and owners of land. अब देखो ये स्टेटमेंट क्या रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी समझो कि लेबर, कुछ अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई हो रहा है विथ कॉर्न और वेज गुड एज देयर वेजेस. समझो ये 10 हैं उनके वेजेस. दैट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल. लेबर को सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा गया है. क्यों? क्योंकि देखो जो कैपिटल, जो इनपुट चेंज हो रहा है उसे सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं. जो फिक्स्ड है उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. and also some fixed capital K, that is tools and equipments, to produce more than its subsistence level. यानी subsistence level का wages कितना है? 10 रुपये. यानी 10 कॉर्न बनाना, जो कि कॉर्न उनको वेजेस के तौर पे दिए जाएंगे. इससे ज़्यादा यानी समझो 20 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहा है वो लेबर, 10 यूनिट्स उसका वेजेस है. द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट यानी 20 एंड सब्सिस्टेंस वेज यानी 10, यानी जो बचा हुआ है डिफरेंस कितना हुआ? 10 हो गया. इज़ द सरप्लस. ये 10 सरप्लस हो गया प्रोड्यूस्ड बाय द लेबरर्स विच इज शेयर्ड. अब ये 10 जो होगा वो शेयर किया जाएगा बाय द कैपिटलिस्ट. बिटवीन हुम? बिटवीन कैपिटलिस्ट, जो कैपिटल का ओनर है, जो फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल जो दे रहा है उनका ओनर को हमें रेंट देना पड़ेगा, तो वो लैंडलॉर्ड्स, उनको रेंट देना पड़ेगा, और द ओनर्स ऑफ लैंड, दिस इज लैंड, उनको रेंट. तो ये सारे लोगों को जब उनके शेयर दे देंगे उसके बाद जो बचेगा वो कैपिटलिस्ट के पास प्रॉफिट बचेगा. Now let's first take the agricultural sector which is diminishing returns वहाँ पे हो रहा है. जैसे जैसे आप ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल कम होगा. देखो जैसे जैसे आप लेबर कैपिटल और करते जाओगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एज वेल एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिमिनिश होगा. ये चीज़ हमने देखी. The capitalist employer will employ labor to the extent that he just meets the expenses of production on the margin. जितना भी एक्सपेंस वो ऑन द मार्जिन उसको एक्सपेंडिचर हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है, उसी लेवल तक वो लेबर को एम्प्लॉय करता रहेगा. मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. The intramarginal doses of labor employed would produce surplus over the expense incurred on them. अब यानी समझो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो 10 यूनिट्स है, लेकिन वेजेस उनको दी जा रही है 5. तो ये जो इंट्रा मार्जिनल है यानी 5 यूनिट्स जो है, इंट्रा मार्जिनल मतलब जो आप एग्जैक्ट अमाउंट जहाँ पे MPL इज इक्वल्स टू जितना भी कॉस्ट है या वेजेस आप कह सकते हो इक्वल टू कॉस्ट होगा, उससे पहले वाले इंट्रा मार्जिनल होंगे, तो वो उनका जो डिफरेंस होगा यानी 5 जो एडिशनल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रॉफिट हो जाएगा फॉर कैपिटलिस्ट. सो इंट्रा मार्जिनल डोजेज ऑफ लेबर एम्प्लॉयड वुड प्रोड्यूस सरप्लस ओवर द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन देम. उन पे खर्चा सिर्फ 5 रुपीज़ का हो रहा है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 5 एडिशनल यूनिट्स हैं. विच इज़ द सोर्स ऑफ कैपिटल? दैट इज़ द वेज फंड दैट विल बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉइंग लेबर इन फ्यूचर फॉर फर्दर प्रोडक्शन. अब ये जो 5 वेजेस हैं, हमने क्या कहा? वेजेस जो है वो
कॉन के तौर पे ही दिए जाएंगे। तो ये जो 5 एडिशनल कॉन जो बच गए हैं वो वापस से यूज़ होंगे एज अ वेज फंड यानी दूसरे और लेबरर्स को एम्प्लॉय करने के लिए वापस से यूज़ होंगे। The greater the volume of saving out of surplus, the faster will be the rate of capital accumulation and more rapid the growth of output and employment. अब इसमें से सरप्लस जितना भी ज़्यादा बचेगा, सेविंग उतना ज़्यादा होगा, उतना कैपिटल अक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा और उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अब एक डायग्राम यहाँ पे आपको रिकार्डो के मॉडल में दिखेगी, वो डायग्राम मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे एमपी एंड एपी है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, और यहाँ पे है आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम ग्राफ्स थोड़े ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एपी है, ये आपका एमपी है। हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये मिनिमम वेजेस लेवल है, सब्सिस्टेंस लेवल W। अब ये एमपी को कट कर रहे हैं एट पॉइंट M, दिस इज N, दिस इज S, करेक्ट, एंड व्हाट एल्स, इफ द वेजेस went up to P, पॉइंट हो गया, ये H पे Q, दिस इज S, this is rent, this is profits, this is wages. Okay. The curve MP is the marginal productivity curve which will remain fixed as it is assumed that land is fixed and no technological progress occur. See, MP fixed क्यों है? क्योंकि और MP डिमिनिशिंग है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, और फिक्स्ड है ये कर्व यहीं पे क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा तब जाके ये MP कर्व शिफ्ट होगा। इफ़ OB, ये आपका B है, if OB is the wages or expense on the dose of labor and capital, आप OB जो है वो आपका wages है एंड कैपिटल का पेमेंट है। OL लेबर देन एम्प्लॉय होगा, जो कि OB पे अगर आप वेजेस MP देखो तो OL नंबर ऑफ लेबर्स जो है वो एम्प्लॉय होंगे। इट विल बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ OL प्रोड्यूसेस टोटल आउटपुट हाउ मच OQHL। अगर आप इतना एम्प्लॉय करते हो तो वो AP ऑन एवरेज कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, OQHL वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें से OBEL जो है वो कैपिटल एंड लेबर का खर्चा हो गया, वेजेस आप बोल सकते हो, एंड BQHE जो है वो सरप्लस हो गया, राइट। ये पोर्शन सरप्लस हो जाएगा क्योंकि इतना वेजेस आप पे कर रहे हो, ये पोर्शन आपका सरप्लस हो गया। It is thus clear that labor produces surplus over cost of cultivation incurred on labor and capital. जितना कॉस्ट था उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है, and that is the surplus. The surplus is equal to BQHE. This surplus represents the rent which will be obtained by the landlords, the owner of the land. ये जो होगा, ये सरप्लस जो लैंडलॉर्ड ने लैंड दिया था काम करने के लिए, उन लैंडलॉर्ड्स के पास जाएगा। अब अगर OW वेजेस है, OW वेजेस है यानी OW मिनिमम subsistence wages है which will be paid to the worker, then OWTL, ये T था, OWTL
आपका क्या हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, शेयर ऑफ लेबर, राइट, इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। रिमेनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट कितना हो गया, WTEB रिमेनिंग। अगर देखो सिंपल टर्म्स है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल पे आप पे कर रहे हो, इतना पोर्शन रेंट के लिए चला गया था, ये ऑब्वियसली ये आपका आउटपुट होगा, आउटपुट में से इतना पोर्शन रेंट पे चला गया, इतना वेजेस में दे दिया, तो ये बचा हुआ सेक्शन जो है जो कि WTEB वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा कैपिटलिस्ट का। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, सरप्लस या प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट फार्मर विल बी सेव्ड एंड री इन्वेस्टेड। ये जो प्रॉफिट वाला सेक्शन है, इतना सेक्शन ये कैपिटलिस्ट के पास जाएगा और वो री इन्वेस्ट करेगा इसको। एज अ रिजल्ट ऑफ री इन्वेस्टमेंट बोथ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहा है यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करेगा, आउटपुट बढ़ेगा उससे। सिंस द लैंड फॉर द सोसाइटी एज अ होल्ड इज फिक्स, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ द लेबर विल रिमेन अनचेंज। देखो यहाँ पे वो री इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, इसका मतलब ये नहीं है कि एमपी कर्व शिफ्ट होगा, एमपी कर्व वहीं पे रहेगा क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है। ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स विद द इंक्रीज इन मोर एंड मोर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट विल गो ऑन फॉलिंग, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता रहेगा। हमने क्या कहा कि एक बार मैं आपको ये ग्राफ सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ। ये आपका एपी था, ये आपका एमपी है, ठीक है, ये आपका मिनिमम वेज लेवल है, ये समझो अभी वेज करंट वेज भी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से आउटपुट वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है, वो आउटपुट समझो ओ क्यू, मैं रैंडम नेम्स अभी ले रही हूँ, सो एल लेबर एम्प्लॉय किया, ये वेज जब आप दे रहे हो उसमें इतना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें से ये रेंट पे लैंड ओनर के पास जा रहा है। अगर आप मिनिमम वेजेस देते तो इतना वेजेस होता, बचा कितना, बचा इतना। ये क्या है, ये प्रॉफिट है, किनका, कैपिटलिस्ट का। अब ये जो प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का है वो री इन्वेस्ट करेंगे। जब वो री इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट, यस, जब वो री इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स है तो ये इस कर्व पे मूव होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये मूव होते रहेंगे until it is equal to wages, the minimum subsistence wages. Due to diminishing returns with the increase in more and more of employment of labor, its marginal product will go on falling till it becomes equal to minimum subsistence level of wages. As a result of marginal product of labor being equal to minimum subsistence wages OW, अब अगर जब आप उस लेवल तक आ जाते हो कि आप एम्प्लॉय करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और इवेंचुअली यू कम टू अ पॉइंट वेर इट इज़ इक्वल टू W, इस पॉइंट पे योर वेजेस इज इक्वल्स टू मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। तो प्रॉफिट है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट सारा चला गया। देखो मैंने जब यहाँ पे ये बात की थी OB, आप देख सकते हो OBEL क्या है, OBEL है आपका कैपिटल एंड लेबर का वेजेस, उसमें से लेबर का वेजेस मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल का निकाल दो तो बाकी बचा कैपिटल का जो भी वेजेस या कैपिटल का जो भी रिवॉर्ड होगा, वही आपका कैपिटलिस्ट का रिवॉर्ड कहलाता है, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कहलाता है। तो वही चीज़ थी कि यहाँ पे देन जब यहाँ पे आ जाएगा तो लेबर को सारा पैसा चला जाएगा, कैपिटलिस्ट के पास कुछ प्रॉफिट बचेगा ही नहीं री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रॉफिट्स विल डिसअपियर एंड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स विल इंक्रीज। अब आप देख सकते हो ये पूरा जो रेंट है लैंडलॉर्ड्स के लिए वो बढ़ जाएगा, जितना भी रेंट जा रहा है। विद दिस टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट इक्वल टू एरिया OSNM। अब I'll just remove everything. Okay.
सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट अब कितना होगा जब इतना एम्प्लॉय किया लेबर, टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट हो जाएगा OSNM, ये आपका टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट होगा, जिसमें से इतना पोर्शन किनको जाएगा, एज अ रेंट जाएगा, एंड इतना पोर्शन वेजेस चला जाएगा. प्रॉफिट्स कुछ हुआ नहीं, प्रॉफिट्स इज 0. दैट इज द एरिया अंडर MP कर्व टू द पॉइंट M will be distributed between wages and rent. Profit have fallen to 0. So profit कितना है, प्रॉफिट्स मैंने कहाँ पे लिखा है, प्रॉफिट्स 0 हो जाएगा. यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट्स आपको दिख रहा है, नहीं. So profits is 0. Ricardo thought that the landlords who receive the rent do not save and consume all. अच्छा, तो एक assumption ये भी है कि जो landlords हैं they only consume, they do not save. It is only the capitalist sector who save. तो एक बार फिर से मैं पूरा आपको जस्ट समरी बता देती हूँ ये ग्राफ का. पहले अगर OB जो है वो वेजेस किन किन को जा रहा है, कैपिटल को एंड लेबर का जो रिवॉर्ड है उनका जो पेमेंट है वो है, उसमें से वो आउटपुट कितना बना रहा है, इतना आउटपुट बना रहा है. आउटपुट में से इतना किन को गया, लैंड ओनर्स को गया, क्योंकि उन्होंने लैंड प्रोवाइड किया. उसमें से इतना पोर्शन, यानी ये पूरा जो आपका रेक्टेंगल पोर्शन है वो कैपिटल एंड लेबर का साथ में पेमेंट है. अब उसमें से वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल पे फिक्स्ड है. हमने पहले ही देखा कि वेजेस उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम नहीं हो सकते. तो सब्सिस्टेंस लेवल का वेजेस किन को जाता है, लेबरर्स को. तो ये लेबर का पेमेंट हो गया. बाकी कितना बचा, कैपिटल को कितना पेमेंट जा रहा है, इतना. अब जो कैपिटल को पेमेंट जा रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे. ये वो प्रॉफिट क्या करेगा, ये वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करेगा. री इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो लैंड ओनर्स है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो सेव नहीं कर रहे, वो सारा का सारा पैसा कंज्यूम कर रहे हैं. री इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा. एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, MPL कम होगा. आप अगर देखो, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ कि अगर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, आप समझो ये लेवल का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है. तो ये लेवल का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है. अब आउटपुट जो है वो आउटपुट बन के मिल रहा है इतना, जिसमें से रेंट इतना जाएगा, इतना वेजेस हो जाएगा और इतना प्रॉफिट बचेगा. ये जो सेक्शन है वो प्रॉफिट बचेगा, इतना रेक्टेंगल. अब ये वापस री इन्वेस्ट होगा, ये प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट होगा, वापस और लेबर आएंगे. स्टिल यू हैव अ सर्टेन स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट. ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो वेजेस है वो सब्सिस्टेंस लेवल तक आ नहीं जाते. उतना लेबर आप एम्प्लॉय नहीं कर देते जब तक वेजेस आपका इक्वल टू MPL हो नहीं जाता. अब इस लेवल पे जो प्रॉफिट है वो 0 हो जाएगा और सारा जो रेंट है लैंड ओनर्स का वो इंक्रीज होगा. It may be noted that in equilibrium, according to Ricardo, rate of profit in the agriculture must equal to the rate of profit in the industry. तो ये जो equilibrium level है उस लेवल पे रेट ऑफ प्रॉफिट जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में चल रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ प्रॉफिट इन इंडस्ट्री. ये रिकार्डो ने कहा था. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, एज प्रॉफिट रेट इन एग्रीकल्चर फॉल्स, capital will be shifted to industry, as we will see below. With the increase in capital accumulation in industry, profit will decline in industry as a result of rise in wages due to rise in food grains. अब आप बोलोगे कि ये प्रॉफिट्स कैसे इक्वल होगा, तो वो हम लोग जब इंडस्ट्री सेक्टर का भी ग्रोथ देख लेंगे उसके बाद समझेगा. तो अब तक हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर में कैसे री इन्वेस्टमेंट और क्या हो रहा है हमने वो देखा, और कैसे वो मिनिमम लेवल पे आ जाएंगे तो प्रॉफिट 0 हो जाएंगे, हमने वो देखा. तो ये हमने फर्स्ट सेक्शन कवर कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे, एंड फाइनल कब तक ये चलता रहेगा ग्रोथ और कब स्टेशनरी स्टेट आएगा वो हम देखेंगे. टिल देन अगर आपको अच्छे से समझ में आया है इतना, तो डू लाइक द वीडियो,
आप लाइक बहुत कम करते हो. कमेंट करके बताइए इफ़ यू हैव एनी डाउट्स टिल हियर. शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. टिल देन, keep watching the journey of understanding economics. Thank you.